जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला और आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है उसके बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर ज़रूर भी वीडियो बनाएं। तो वो वीडियो है कि टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। इससे पहले कि ये हम वीडियो प्रोसीड करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि जो WHO की तरफ से जो सी सेक्शन की रेशो है वो है 10 to 13%। और अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 2020 के अंदर जो सी सेक्शन की रेशो पाकिस्तान में आई है वो है 48%, जो कि बहुत अलार्मिंग है। एक सी सेक्शन के बाद आने वाला हर सी सेक्शन पहले से डिफ़िकल्ट होता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की जो रेशो है वो ज़्यादा होती है। और अगर खुदा न खास्ता जो पिछले बच्चे को कुछ हो जाता है तो सी सेक्शन एक लिमिटेड नंबर में किए जाते हैं। मैक्सिमम 5 या 7 तक 7 या 8 तक सी सेक्शन किए जा सकते हैं और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का चांस होता है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करना है। अगर आपका ये फर्स्ट बेबी है और आप नॉर्मल डिलीवरी की शौकीन हैं, आप चाहती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने एंड तक इसको सुनना है। नॉर्मल डिलीवरी का ताल्लुक जो है वो इवन आपके प्रेग्नेंट होने से पहले तक भी है। यानी कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि पहले अपना वेट कम करें और फिर कंसीव करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट के साथ कंसीव करेंगी तो एक तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर के और भी बहुत सारे मसाइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, आपका जो लेबर होगा या तो टाइम से स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर स्टार्ट होगा तो वो डिसफंक्शनल होगा। यानी आपका पूरा जो लेबर है वो आपकी फ़ैट के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, बजाय वो बेबी को नीचे की तरफ पुश करे। तो डिसफंक्शनल लेबर के चांसेस अब बहुत ज़्यादा वेट के साथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपने जब कंसीव करना है तो प्रॉपर अपना वेट रिड्यूस करके फिर कंसीव करना है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहती हैं। और इसी तरह से आपने पूरी प्रेगनेंसी के अंदर जो डाइट लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि उसमें भी आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। नंबर 2, जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो आप जो गायनेकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करें उसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। हर गायनेकोलॉजिस्ट का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो सिजेरियन बर्थ्स ज़्यादा करती है या नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा करती है। अगर उस डॉक्टर वो जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ की तरफ ज़्यादा उसकी रेशो है तो आप उसको सेलेक्ट करें। नंबर 2, कि वो डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल होनी चाहिए। यानी ऐसी डॉक्टर जो 24 आवर अवेलेबल नहीं है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं कर सकती, इसलिए कि लेबर का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। नंबर 3, वो डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिलैक्स करे। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो डॉक्टर के साथ तो आप खुशी के साथ जाएं, बजाय इसके कि आप डरे हुए हो कि आज मैंने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है लेबर के अंदर। जो डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखती है, आपके साथ प्रॉपर इन्वॉल्व रहती है, उसके साथ नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में 1-to-1 केयर कहते हैं। नंबर 3, उसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्टिविटी का। अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है या आपका पहले से मिसकैरेजेस नहीं हुए, तो कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें। और जब एक दफ़ा बेबी की हार्ट बीट आ जाती है और उसके बाद मिसकैरेज का वैसे भी चांस कम हो जाता है, आप कोशिश करें कि बहुत तेज़ नहीं, लेकिन 15 से 20 मिनट हल्की वॉक से शुरू करें और इसको 45 मिनट तक लेके जाएं, और वॉक का टाइम नाइट में रखें। और इसी तरह से जैसे ही आपका 7th, 8th और 9th मंथ आता है तो इस वॉक को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करें। यानी कोशिश करें कि आप 45 मिनट की डेली वॉक ज़रूर करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है और आपकी पेल्विस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स, आपकी हड्डियां रिलैक्स होते हैं और उनके अंदर ओपनिंग कैपेसिटी बेहतर होती है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप बेड रिडन रहेंगे तो आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे और उनके अंदर ओपनिंग कैपेसिटी बेहतर नहीं रहेगी। वॉक के साथ साथ आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के 2 इम्पॉर्टेंट रोल हैं। नंबर 1, कि ये आपको रिलैक्स करते हैं। अपने सांस को नाक के ज़रिए से अंदर लेके जाना है, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं इजीली होल्ड करना है और उसके बाद मुंह के ज़रिए से बाहर निकाल देना है। एक तो ये आपको रिलैक्स करेंगे, दूसरा ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं,
क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो आपके बढ़ते हुए पेट के साथ आपके लंग्स के पास जगह कम रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बेहतर करेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बेहतर होगी तो लेबर के दौरान आप अपने आप को सांस लेना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि लेबर एक थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है जिसमें अगर आप ऑलरेडी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहे होंगे तो आपके बच्चे के फीटल डिस्ट्रेस के अंदर जाने के चांसेस कम होंगे। इसी तरह से जैसे ही आपका 8th या 9th मंथ स्टार्ट होता है तो कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेस हम रिकमेंड करते हैं जिनको कि प्रेगनेंसी या पेल्विक स्ट्रेचेस कहते हैं। इसके अंदर मैं नाम बता देती हूँ, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। उसके अंदर जो है वो आपका डक वॉक आ जाता है, कैट स्ट्रेच आ जाता है, बटरफ्लाई स्ट्रेच आ जाता है। ये बेसिकली आपके हड्डियों को और लिगामेंट्स को खोलते हैं और बेबी के हेड को नीचे जाने के लिए मदद करते हैं। जब एक दफ़ा बेबी का हेड पेल्विस में एंटर हो जाता है तो 90% आपकी नॉर्मल डिलीवरी गारंटेड हो जाती है। इसी तरह से एक बहुत ही अहम चीज़ जिसको हम भूल जाते हैं वो है मसाज। हमारे यहाँ बेसिकली डिलीवरी के बाद मसाज कराने का रिवाज है, हालांकि ये मसाज प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली 8th और 9th मंथ में होना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर पेरिनियल मसाज बहुत ज़रूरी है और इसको पाम रोज़ ऑयल के साथ मसाज करें, क्योंकि ये आपकी टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी लचक को बेहतर करता है और आपकी जो डिलीवरी है उसको आसान बनाता है। इसी तरह से एक बहुत ही अहम चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है वाटर इनटेक। पानी का इस्तेमाल पूरी प्रेगनेंसी में ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा करें। हर घंटे के बाद 1 गिलास पानी का पिएं और कोशिश करें कि इस रूटीन को मेंटेन रखें। 8वें और 9वें महीने में पानी का इस्तेमाल और ज़्यादा कर दें, इससे आपके बेबी का लाइकर बेहतर रहता है, बच्चे की मूवमेंट बेहतर रहती है। और अगर आपकी मूवमेंट और लाइकर दोनों चीज़ें, बच्चे का पानी ठीक है तो आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके लिए इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपके टिश्यू हाइड्रेटेड रहेंगे, और जो टिश्यू हाइड्रेटेड होते हैं वो सख्त नहीं होते। आपके जो टिश्यू सॉफ्ट होंगे तो उसके लिगामेंट्स और उसके थ्रू नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आती है फूड। फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी फूड को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आप कोशिश करें फूड के बजाय न्यूट्रिशन पे फोकस करें। हर वो चीज़ जिसके अंदर न्यूट्रिशन है उसको खाना बेहतर है, अच्छा है, और वो जिसके अंदर जस्ट कैलोरीज पे फोकस ना करें। आप कोशिश करें कि आप ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल और होल फूड का इस्तेमाल करें। बेकरी के आइटम्स, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डब्बे के जूसेस को अवॉइड करें। ये सिर्फ आपका वेट ज़्यादा करते हैं और बाज़ औक़ात 9 मंथ के अंदर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा मिक़दार में लेने से आपके बच्चे का वेट बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी कम होती है। कोशिश करें कि ख़ासकर 8th और 9th मंथ में जब आपका बेबी वेट पुट ऑन कर रहा है तो कोशिश करें आप हेल्दी फूड लें, शुगर से अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इसी तरह से आपने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। जो पेशेंट स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर नॉर्मल लेबर को टॉलरेट करने का स्टेमिना भी कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट, अपने हस्बैंड की सपोर्ट और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसको आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाए तो कुछ फूड्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं वो आप खाएं, उससे नॉर्मल लेबर स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट होने का चांस होता है। उसमें एक पपीता या पपाया शामिल है। अक्सर आप में से जो ख़वातीन कुकिंग की शौकीन है आपने देखा होगा कि अगर कोई गोश्त गले ना तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा पपाया का पाउडर डाल दें तो वो गल जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रॉ पपीता खाते हैं, ये पपीता यूजुअली हम स्टार्ट के मंथ्स में मना करते हैं क्योंकि ये सर्विक्स के मुंह को, यूट्रस का जो मुंह होता है सर्विक्स, उसको सॉफ्ट करता है। अब 9th मंथ में हमें ये चीज़ चाहिए है कि आपका सर्विक्स का मुंह सॉफ्ट हो और आपको नेचुरल लेबर लगे। तो 9 मंथ के अंदर आपने पपाया का इस्तेमाल करना है। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं और फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, वाटर होता है, तो लिहाजा इसका आपने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। इसके अलावा कुछ लोग जो कहते हैं कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट में देसी घी खाना या कुछ चीज़ें खाना, इस तरह के बिल्कुल कोई तजर्बात मत करें। कोशिश करें अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो इसको 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और आखिर के महीनों में आपने अपनी वॉक और एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा तवज्जो में रखना है ताकि आपको खुद ब खुद दर्दें आ सकें।
अपने डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहें और उनसे पूरी गाइडेंस लें कि लेबर पेन क्या है और उसके अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। हमने मिल के नॉर्मल डिलीवरी की रेशो को बेहतर करना है। इसके अलावा एंड पे जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर समझा जाता है कि एपिड्यूरल से कोई पता नहीं कमर में दर्द होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एपिड्यूरल को प्रेफर करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट दर्द के साथ डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनका हमें सी सेक्शन करना पड़ जाता है, क्योंकि वो बार बार हमें कहते हैं कि आप हमारा सी सेक्शन कर दें, हम नहीं टॉलरेट कर सकते। तो अगर आप एपिड्यूरल का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये एक्सपर्ट हैंड्स में होना चाहिए और एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ होना चाहिए। आपको इससे मुतल्लिक कोई फर्दर क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जो है वो पूरा आंसर करूँगी। अपने वीडियो को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्दर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।